गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 1 का आगे का पॉइंट पढ़ेंगे, जो है रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं। इसका कुछ क्षेत्र होता है, तो उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इसके कुछ क्षेत्र जो है, सीमाएं जो है इस प्रकार है। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों की जो भौतिक अवस्थाएं होती है, उसका सही से जानकारी नहीं हो पाता है कि उसकी भौतिक अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है या विलयन है। इसका कुछ भी पता इससे नहीं चलता है। दूसरा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी जो है रासायनिक अभिक्रिया से पता नहीं चलता है। अर्थात समीकरण ये नहीं बताता है कि उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ है। आगे है कि रासायनिक समीकरण से ये भी पता नहीं चलता है कि जो अभिक्रिया है वह किन स्थितियों में हुआ है। ये दाब की स्थिति में हुआ है कि ताप की स्थिति में हुआ है, कि सांद्रण की स्थिति में हुआ है, कि प्रेरक की स्थिति में हुआ है। इसका सही जानकारी नहीं चलता है। और आगे है रासायनिक समीकरण में जो अभिक्रियाएं होती है, इससे यह पता नहीं चलता है कि वो कितना वेग से हो रहा है, उसमें गति हो रहा है कि नहीं, इसका भी पता नहीं चलता है। फिर आगे करें कि कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो काफी विस्फोट के साथ होती है, लेकिन समीकरण का कोई पता नहीं चलता है कि वह विस्फोट के साथ हुई है कि नहीं हुई है। आगे है कि समीकरण में जो भी अभिकारक है वे कितने मात्रा लेकर, वे कितने मात्रा खर्च करके प्रतिफल को उत्पन्न करते हैं, चाहे प्रतिफल को निर्माण करने में कितनी उसकी मात्रा लगी है, इस सब की जानकारी इससे नहीं मिलता है। यानी ये जो है रासायनिक समीकरण की कुछ सीमाएं हैं, दोष है, जो पूर्ण रूप से क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये समीकरण में सब बातें होती है या नहीं होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को और उपयोगी बनाने के लिए कौन कौन सी बातें होती है, उसको अब आगे देखेंगे। देखिए, समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण बातों में है, उनमें से एक है अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त करना। तो कहा जा रहा है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके सूत्रों या संकेतों के ठीक आगे कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G तथा जलीय विलयन के लिए AQ का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ठोस को हम लोग इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, तो सॉलिड का पहला अक्षर S हो गया। उसी तरह से द्रव के लिए हम लिक्विड कहते हैं, तो लिक्विड का पहला अक्षर L हो गया। उसी तरह से गैस के लिए गैस का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। जलीय विलयन के लिए एक्वा का प्रयोग करते हैं, तो एक्वा का जो पहला 2 अक्षर है उसको हम लोग AQ करते हैं। तो इसका प्रयोग करके हम उसके भौतिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, यह एक ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ के लिए इसके आगे कोष्ठ में हम S लिख देंगे। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये भी एक ठोस पदार्थ है, तो इसके आगे भी हम S लिख देंगे। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, तो इसके आगे कोष्ठ में हम G लिख देंगे। तो इस तरह से इसके भौतिक अवस्था की जानकारी हमें मिल जाती है, और इसके बाद से हमारा जो समीकरण होता है वह बहुत ही हर तरह से मतलब अच्छा हो जाता है और अच्छी तरीके से जानकारी हमें मिल जाती है। उसी तरह से देखें, यहाँ जिंक है, तो जिंक जो है आपका ठोस है, इसलिए इसके लिए हम S लिखेंगे। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ये आपका जलीय विलयन है, तो इसलिए इसके लिए हम एक्वा का प्रयोग करेंगे, यानी AQ का। उसी तरह से ये जिंक सल्फेट भी क्या है, तो आपका जलीय विलयन है, तो इसके लिए भी हम AQ का ही प्रयोग करेंगे कोष्ठ में। हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है, तो ये G का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इसकी भौतिक अवस्थाओं को ये सूचित कर रहा है, दर्शा रहा है। जैसे S है, यहाँ भी S है, G है, तो ये सब इसके भौतिक अवस्थाओं को क्या कर रहा है,
तो दर्शा रहा है। इस तरह से हमारा जो समीकरण है और भी उपयोगी बन जाता है। अब 2 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए आगे जो है इसमें 2 नंबर ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी जो है ना ऊष्मा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होता है, इसी के द्वारा दी जाती है। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है तो उसके दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हम उसके बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब कि इसमें ऊष्मा को डाला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से भले ऊष्मा जो है ना निकल रही है, डाला नहीं जा, बल्कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा इसमें से निकल रही है। तो जब ऊष्मा निकल रही है मतलब उत्सर्जित हो रही है, तो इस समीकरण में हम किधर, तो बाईं ओर दाईं ओर, देखिए दाईं ओर लिखा गया है, दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ इसमें से क्या उत्पन्न हो रहा है, तो ऊष्मा इक्वल, तो प्लस ऊष्मा का चिन्ह देंगे दाईं ओर। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल बनेगा, प्रतिफल के बाद प्लस का चिन्ह देकर ऊष्मा लिखेंगे, तो वह जो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, माने इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, और यही इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो इसमें बाईं ओर हम ऊष्मा को क्या करेंगे, प्लस देकर लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये अपना आपस में अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, तो ऊष्मा के साथ कर रहा है, इसमें ऊष्मा दी जा रही है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन बन रहा है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरह से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो पहले यानी बावां साइड देखिए प्लस ऊष्मा लिखा गया है, इसमें दायां साइड प्लस ऊष्मा लिखा गया है। तो इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है और इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रहा है। तो ये आपका 2 नंबर है। 3 नंबर है गैस के उत्सर्जन की जानकारी। तो यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी प्रकार का अगर गैस निकलता है, उत्सर्जित होता है, तो प्रतिफल के लास्ट में गैस का संकेत या सूत्र लिखकर उसके ठीक बगल में हम तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो जिंक सल्फेट बना रहा है, और इसके साथ ही इसमें गैस हाइड्रोजन उत्पन्न हो रही है। तो जब गैस निकलता है ना तो उसका चिन्ह ऊपर पर दिया जाता है, तो गैस के बगल में ही दिया जाता है। तो इस तरह से भी रासायनिक समीकरण जो होते हैं बहुत ही उपयोगी हो जाते हैं, और उसको अच्छी तरह से जानकारी हमें मिलने लगती है। तो ये आपका हुआ 3 नंबर। आगे फिर अगले पॉइंट देखते हैं। देखिए 4 नंबर जो है अवक्षेप बनने की ये जानकारी देता है रासायनिक समीकरण। जैसे कह रहे कि यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल के साथ इन अवक्षेप के रूप में अलग होता है, तो उस प्रतिफल के सूत्र या संकेत के बाद हम लोग उल्टे यानी नीचे की तरफ तीर का चिन्ह देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट को जब हाइड्रोक्लोराइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप बनता है जो दही के समान उजला होता है। तो यह अवक्षेप जब बन रहा है तो इस अवक्षेप के बगल में उल्टे नीचे की तरफ तीर का संकेत देते हैं, जिससे यह दर्शाता है कि यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है, और बाकी का इधर और भी ये बन रहा है। तो अवक्षेप के पास ही हम क्या करेंगे, तीर का चिन्ह उल्टा देंगे नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पर दिया गया है। 5 नंबर है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, कि मतलब अभिक्रिया में क्या क्या हो रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए समीकरण में हम प्रयुक्त यानी उपयोग के लिए जो तीर चिन्ह देते हैं उसके ठीक ऊपर या नीचे हम जिससे अभिक्रिया कराते हैं, जिसके संदर्भ में कराते हैं, जैसे दाब है, ताप है, सांद्रण है, उत्प्रेरक है, उनको हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अभिकारक हो गया, और जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो किसी न किसी तो स्थिति में कराएंगे, या तो ताप में कराएंगे, दाब में कराएंगे, चाहे सांद्रण में कराएंगे। तो ताप या दाब को ऊपर लिख देंगे,
और नीचे प्रेरक उत्प्रेरक को लिख देंगे और इधर प्रतिफल होगा। तो इस तरह से हमें अभिक्रिया की जानकारी मिलती है। लास्ट नंबर है अभिक्रिया के उत्क्रमणीयता की जानकारी, मतलब कि इसमें दोनों तरफ से अभिक्रियाएं होती है, यानी उल्टा भी होती है और सीधा भी होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित दो तीर चिन्ह, यानी एक सीधा और एक उल्टा, को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, अब प्लस यानी NO2 प्लस 3H2 से एक बार सीधा अभिक्रिया कराया जा रहा है और एक बार उल्टा, मतलब इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो उत्क्रमणीयता को हम लोग इसी तरह से संकेत में दर्शाते हैं, जब दोनों तरीके से अभिक्रिया हो तो इस तरह से आपका रासायनिक समीकरण की जो भी बातें थी, जो भी पॉइंट थी, वह क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया है। तो आप सभी से एक और भी है रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।